नमस्ते बच्चों। नमस्ते। नमस्ते बेटा। आज हम लोग पढ़ते हैं पाठ बचेंद्री पाल की एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। ठीक है, मैं एक पैराग्राफ एक अनुच्छेद पढ़ती हूँ, आप उसमें से प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, इसलिए मैंने ऑन नहीं किया है। ठीक है, चलो मैं पढ़ती हूँ, ध्यान देना। आपके हाथ में पेंसिल हो, जो आपको लगे कि यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप प्रश्न बना लीजिएगा। ठीक है, शुरू करें। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। किससे चल दिया? हवाई जहाज से। हवाई जहाज से। कितने मार्च को? कितने मार्च को? 7 मार्च को। कहाँ से कहाँ? दिल्ली से काठमांडू। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर देता। यानी कि वहाँ एक ऐसी भी टीम थी जो मार्ग की बाधाओं को हटाने का कार्य करती थी। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सगर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। आपने ज्ञान सागर में भी कौन सा पाठ पढ़ा है जहाँ आपको हिमालय के विभिन्न नाम बताए गए हैं? मेरी क्या तो है, एवरेस्ट की चुनौती याद है?
पिछले साल की एवरेस्ट की चुनौती, उसमें भी बताया गया था इसके विभिन्न नाम। तो सागर माथा उसमें हमने पढ़ा था। नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। अब आप प्रश्न बनाइए, तो इसमें से 2-3 प्रश्न बनेंगे। अंशिका, प्रश्न बनाओ बेटा। विजेंद्री पाल ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को कहां से निहारा? अरे जवाब दो, मुझे एग्जाम नहीं देना है। बाकी लोग बैठे हैं, वो क्या करेंगे? नैना, अभिज्ञान, संबिता, चलो तुम ही दे दो, पता नहीं क्या कर रहे हैं। विजेंद्री पाल ने नमचे बाजार से सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा में सूखे बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। मुझे डराने के लिए काफ़ी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित था और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। है ना, हम तो सोच भी नहीं सकते कि वहाँ कैसे क्या मैनेज किया जाता होगा। इस दुर्गम चढ़ाई और ऐसी खतरनाक की जान ले कैसे विचित्र प्रकृति के लोग होते होंगे जो ऐसे ऐसे काम करने के लिए भी अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। वो नहीं जानते कि क्या होने वाला है। और बर्फ की पहाड़ों पर चढ़ाई करना मतलब क्या? अपनी किस्मत को जांचना कि ये आपके फेवर में है या नहीं। चलो, क्या प्रश्न बनेगा? सवाल भी तुम ही करो, जवाब भी तुम ही दो। बारबी, क्वेश्चन बनाओ बेटा। मेरी आवाज आ रही है आप तक? शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को किस पहाड़ी पर इन बर्फ के तूफानों को झेलना पड़ता था? शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। चलिए ठीक है, चलो अगला पढ़ो। अंशिका पढ़ो आगे, जोर से पढ़ना बेटा। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ नीली पहाड़ी के धधकने से लाहौल की ओर से एक बहुत बड़ी
अब यहाँ इतना पढ़ने के बाद हमें ये जानकारी मिलने लगी है कि क्या क्या कठिनाइयाँ सामने आती हैं। ये हम इसमें पढ़ रहे हैं, किंतु हम देखने की कोशिश भी कर रहे हैं कल्पना करके कि क्या कैसे होता होगा। तो क्या कभी आपने देखा है फ्रीजर में बर्फ का कुछ ज़्यादा जम जाना और अजीब अजीब आकृति धारण कर लेना? यदि हम लगातार उसकी सफाई नहीं करते हैं, कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, या फिर फ्रीजर के किसी पार्ट में कोई खराबी आ जाती है कि वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ बनाने लग जाता है, ऐसे में हम वहाँ बर्फ़ की आकृति देखते हैं। आप में से किसी ने देखा है? याद आ रहा है आपको, है ना? तो कैसा कैसा रूप धारण वो खुद से कर लेता है। तो आप सोचिए कि ये तो बर्फ़ का पहाड़ ही है, इसकी स्थिति क्या होती होगी। और उस पर भी लोग उस पर चढ़ाई करने से भी पीछे नहीं हट रहे। वो जानते समझते नहीं है कि ये कहाँ से खिसक जाए, कहाँ हम फिसल जाए, कहाँ जाकर गिरेंगे। वो तमाम खतरों को जानते समझते हुए भी लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ये कौन है वहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाली? डॉक्टर मीनू मेहता। अब देखिए, इंजीनियरिंग, वहाँ क्या क्या मशीनरी इंजीनियरिंग वहाँ पर कैसे क्या होगा, इसके बारे में जानकारी उन्होंने दी। ठीक है। अब आप देखिए कि हम में से ज़्यादातर लोग वैष्णो देवी गए हैं आप लोग? तो वहाँ भी जलवायु में परिवर्तन आते जाते हैं जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं। अब जैसे हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जाती है, तो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन से तो आदमी 40,000 की ऊंचाई तक भी जाता है, तो उसकी चर्चा नहीं करना चाहिए, उससे कोई खास मतलब नहीं, क्योंकि हम सुरक्षित रहते हैं उसमें। वातावरण से हमारा सीधा कोई संपर्क उसमें नहीं रहता है। लेकिन जो लोग चल के, अभी भी कुछ साल पूर्व या अभी भी वर्तमान में भी चलकर ही लोग जाते हैं वहाँ, या घोड़ों पर जाते हैं। जो बीमार लोग होते हैं वो खाट पर जाते हैं, कोई पहुँचाता है। लेकिन जो लोग पैदल अपने पैरों से चलकर जाते हैं, उनको भी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वातावरण में परिवर्तन मिलता जाता है। ठीक है। कोई आप जाने की तैयारी कर रहे हो, कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल गया जो वहाँ आने वाले परिवर्तन और कठिनाई के बारे में आपको जानकारी दे देता है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। और परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम सुनियोजित तरीके से कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि किसी ने आपको कह दिया कि उतनी ऊंची चढ़ाई के लिए आपको जूता पहनकर जाना चाहिए, तो आपको चढ़ने में आसानी होगी। यदि आप चप्पल पहनकर चले गए हैं तो आपको कठिनाई होगी, पैरों में दर्द होगा, क्योंकि चप्पल को संभालना और फिर अपने पैर को भी संभाल कर रखना चढ़ाई पर कठिन काम होता है। तो जूता पहन के जाएंगे हम। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे जलवायु में परिवर्तन होगा और आपको ठंड लगेगी, किसी ने आपको ये बता दिया, तो उस हिसाब से आप गर्म कपड़ों की व्यवस्था करके ही जाएंगे।
अन्यथा बीच रास्ते में जाकर आपका बजट खराब हो सकता है कि आपको गर्म कपड़े लेने ही पड़ जाएंगे जो सोचकर आप नहीं गए हैं। तो ऐसी अकस्मात आने वाली कठिनाइयाँ जो होती है ना, वो हमारे उद्देश्य से हमको भटका देती हैं। हम काम कुछ और करना चाह रहे थे, लेकिन काम कुछ और करना पड़ जाता है, जिससे सफलता की प्रतिशत में कमी आ जाती है। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता, गोंगू के तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था। वॉकी टॉकी किसको बोलते हैं? जैसे इंटरकॉम की तरह कोई चीज है, ठीक है ना। तो लोग एक दल के सारे लोग उसको रखते हैं और उसके माध्यम से बात करते हुए चलते हैं। थोड़ा आगे पीछे हो गए तो, या ऐसा लगा कि कोई छूट गया है, कोई बिछड़ गया है तो, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप को दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। कितने साहस की बात है बताइए कि 2 महिलाएं पर्वतारोही हैं और दोनों अकेले ही जा रही हैं। कहते हैं कि ये काम लेडीज़ का नहीं है, ये काम फीमेल का नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारी बातों में कहते हैं, लेकिन आपने शायद कभी कहीं कोई वीडियो में देखा होगा, मैंने देखा एक औरत को, उम्र भी अच्छी खासी ही रही होगी उसकी, ठेला पर मजदूर जो सामान लेकर चलते हैं, बड़े बड़े बोरों को लेकर चलते हैं, देखा है आपने? देखा है? तो ये मजदूर जब ठेला को लेकर चलते हैं, कम से कम एक बोरे का वजन 40 किलो से कम का नहीं होता और 10-12 बोरे लदे होते हैं। ठेला को लेकर खींचकर वो कहीं पहुंचा रहे। मैंने एक स्त्री को देखा ये करते हुए। गरीबी से इतनी परेशानी आ गई, इतनी परेशानी है कि भीख मांगने या कोई गलत काम करने से अच्छा है कि इस तरह से परिश्रम किया जाए। एक स्त्री ये कर रही है। आपने बस चलाने वाली स्त्री ड्राइवर के बारे में जानकारी ली होगी, मालूम होगा आपको। ऑटो चलाने वाली औरतों के बारे में आप जानते हो। ट्रेन चलाने वाले के बारे में आप जानते हो, लेडीज। और महिला पायलट तो होती ही हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये काम सिर्फ मेल करेंगे, फीमेल से नहीं होगा। हमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम ऐसा नहीं सोचते हैं, वरना सब कुछ हम भी कर सकते हैं। अंगदोर्जी, लोपसांग और गगन बिस्सा, ये तीनों क्या चीज़ है बताओ तो? अंगदोर्जी, लोपसांग, गगन बिस्सा, ये नाम है। अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी, ठीक है। मतलब हम बढ़ते जा रहे हैं, सब साथ हैं और जैसे जैसे हमको काम करना चाहिए हम वैसे काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक है।
अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी। तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कूली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। नौसिखिया का क्या मतलब? सीखने का क्रम अभी शुरू ही हुआ है। और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, जो वहीं रहते हैं, जो एवरेस्ट के आसपास रहते हैं, उनका एवरेस्ट के साथ कुछ ना कुछ तो नातेदारी है। वातावरण का, जलवायु का, जीवन की प्रणाली का। तो इसलिए तुम्हें दोबारा ये काम करने की जरूरत ना पड़े और तुम वहां सीधे सीधे पहुंच जाओ। चलो आगे बढ़ो अंशिका। और कोई पढ़ने वाला है ही नहीं, कोई पढ़ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। नैना, क्षितिज, शरण्या, विवेक, आसिफ, पढ़ो बेटा। आप लोगों को नहीं आता ऐसा थोड़ा ही है। चलो पढ़ो अंशिका। 15 से 16 मई 1984 को उस पूर्णिमा के दिन मैं लोहस्ते की बर्फीली नीची ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू में थी। कैंप में 10 व्यक्ति थे। 2 दसारिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा तथा 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी, बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहस्ते ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस-नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। आगे भी ये कल्पना करके भी जब भी मैं पढ़ती हूँ, मैं सोचती हूँ कि उस जगह किसी को नींद कैसे आती होगी। लेकिन पर्वतों पर चढ़ाई के कारण शरीर इतना थक जाता है कि हर संकट में भी थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए भी नींद आ ही जाती है।
लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। आप सोचिए कि बर्फ के गिरने से आदमी उससे ढक गया। कई बार हम लोगों ने ये सुना है कि सीमा पर सैनिक जो होते हैं लद्दाख वगैरह में, वो कई बार बर्फ के तूफान में अंदर दब जाते हैं और वहीं पड़े रहते हैं। फिर उनको ढूंढकर निकाला जाता है क्योंकि ठंड के मारे उनका शरीर अकड़ जाता है और अपने लिए वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि ऊपर से भी बहुत बर्फ जम जाता है। ऐसे में जिसकी जान बच गई भगवान ही उसका मालिक था, लेकिन ये सब बड़ा खतरनाक अवसर होता है। चलो आगे बढ़ो बेटा। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। इस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी। उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लेटा कर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल फुल्लर ने के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था।
ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और आप वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोर्जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बैग रस्सी के ही चढ़ाई की। बगैर रस्सी के चढ़ाई की। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अच्छा, ये बताओ कि हम जो पाठ पढ़ रहे हैं, इस पाठ में ये काम हो चुका है, हो रहा है, होने वाला है? हो चुका है। तो ये क्या है? बचेंद्री पाल की स्मृति है। इस संस्मरण शैली में लिखी गई है। ठीक है, हम अपनी यादों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन वर्णन इसका बहुत विस्तृत और सटीक है, जिससे कि हमें भी कल्पना में हम अच्छे से देख पा रहे हैं कि कैसे, कहाँ, किसने क्या किया होगा। पढ़ो अंशिका। और बाकी बच्चे क्यों पढ़ नहीं रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जितने भी कम रहें, एक बच्चा क्लास में आएगा तो वो पढ़ेगा ना। शरण्या, आसिफ, वीडियो ऑन करो जरा। ये सब ऑन करके जा चुके हैं, है ना? चलो बेटा, तुम ही पढ़ो। पढ़ोगी तो तुमको ही फायदा होगा।